हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। सीबीएसई का सैम्पल पेपर है मेरे पास, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके सेक्शन ए को डिस्कस किया जा चुका है, जिसके 2 वीडियोस आए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स में से जो उन वीडियोस के लिंक हैं वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास ये पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पेपर नहीं है तो भी यहाँ काम चल जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ही। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए डिस्कस हो चुका है। आज हम बात करेंगे सेक्शन बी की। लिखा हुआ है ऊपर सैम्पल पेपर सीबीएसई 2020-21 सेक्शन बी। सेक्शन ए 22 मार्क्स का था, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का था। और जो सेक्शन बी है इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक। तो क्वेश्चन कहां से 17 टू 25, यानी ये 8 क्वेश्चन बन गए। ये हैं एंड कैरी 2 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं। तो यहां से यहां तक हो गए, तो ये कितने मार्क्स का बन गया? 2 इंटू टोटल ये बन रहा है जाके 17 से 25, 5 ये हो गए, 4 9 क्वेश्चन हो गए। 17, 18, 19, 20 4 ये बन गए। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? ये टोटल 18 मार्क्स का ये हो गया ये वाला सेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं। यहां पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप क्वेश्चन समझिएगा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इन क्लोरोबेंजीन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जितनी भी हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। लेकिन साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा जो हेलो एरीन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ रीजंस दिए जाते हैं। SN1 ना शो करने की वजह होती है कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो फिनाइल कार्बोकेटाइन होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, या रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। ऐसा कुछ आपको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपके समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया कि ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, किस तरीके से इस रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। देखो, डायरेक्टली इस रिएक्शन के बारे में बात नहीं की है, कहा है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इन क्लोरोबेंजीन। तो अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन को ले लें, इस तरीके से डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, हम इधर की तरफ ग्रुप लेंगे, तो ये और ये हमने यहां पर ये NO2 ग्रुप ले लिया, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो क्या होगा बेटा, जो NO2 ग्रुप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाएंगे ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो जो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम दिखा सकते हैं ये डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, O पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ये लगा हुआ है यहां पर, ये लगा हुआ है यहां पर क्लोरीन, और यहां पर चार्ज कौन सा जनरेट हो गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इन डबल बॉन्ड्स को हमने ऐसे ही दिखा दिया। बेटा, जब ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो इस पॉजिटिव चार्ज के जनरेट होने से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करेगा। तो चाहते तो हम न्यूक्लियोफाइल भी यहीं पर दिखा सकते थे और सीधे सीधे क्या करते, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैच्ड पोजीशन में दिखाते। तो ये एक ही हमने स्ट्रक्चर दिखाया, हालांकि ये चार्ज यहां से कहां जाएगा, यहां से यहां भी जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने यहीं पे क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक को ले लिया, साथ में ले लेते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक को। तो इस तरीके से देखिएगा, प्लस हमने यहां पर न्यूक्लियोफाइल लिया।
जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वहीं पे अटैक कर देगा इस तरीके से। ये हमने यहां पर किसको जोड़ दिया, हमने न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया। तो जो आप दिखाएंगे वो इसी तरीके से दिखाएंगे और ये कहानी शुरू होगी। अब ये O पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। इसके बाद ध्यान दें, अगर हम नेगेटिव चार्ज को वापस लाएंगे ऐसे तो ये यहां पर आएगा वापस इस तरीके से। तो ये अटैक दिखा दिया न्यूक्लियोफाइल का। इसके बाद आप क्या करें, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखा दें इस तरीके से। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें अब हम ये वापस ले आते हैं। इसने अटैक को तो फैसिलिटेट कर ही दिया, ये यहां आ गया इस तरीके से। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज कहां आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे। तो ये NU, ये हो गया Cl, यहां पे NO2 को हमने एज सच दिखा दिया। ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां है और डबल बॉन्ड यहां है। फिर ये यहां रखा जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां रखा जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा, ये NO2 ग्रुप है, ये हमने न्यूक्लियोफाइल दिखाया, ये Cl है जो कि अभी हटा दिया जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहां, ये ऐसे रखा जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन Cl नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब इसको हम डायरेक्टली दिखा देते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है और सीधे सीधे Cl यहां पर क्या होगा, -Cl नेगेटिव हो गया और यहां पर जो बनेगा जाकर के वो क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये NO2 आ गया, डबल बॉन्ड यहां, यहां और यहां। इस तरीके से हम दिखा देंगे। और आप चाहें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर केवल यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, यहां पे केवल आप एरो दिखा सकते हैं क्योंकि यहां पे हुआ क्या है, लीविंग ग्रुप निकला है। तो क्या हुआ, आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, तो आप ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे। NO2 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो आप कहोगे प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, या यहां ऑर्थो की बात हुई है तो ऑर्थो की बात करेंगे, एट ऑर्थो पोजीशन फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये लिख देंगे और ये कहानी पूरी हो जाएगी। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ही इंटरनल चॉइस दी है और करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। और इसमें जो 2 पार्ट्स दिए हैं, पहला है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो फर्स्ट है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, बहुत सिंपल है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। देखिए ध्यान से, अगर हम ये एनिलीन लेते हैं NH2 और क्लोरोबेंजीन बनाना हो, तो अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का डायरेक्ट कोई भी मेथड आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी है। तो एक काम करें, हम पहले स्टेप में इसको ट्रीट कर लें, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटाइजेशन और यहां पर ये आ जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl पे नेगेटिव और N पे क्या आएगा चार्ज, N पे पॉजिटिव। इस तरीके से जो कंपाउंड यहां पर बनेगा, जो कंपाउंड यहां पर बनेगा इसका नाम पूरा आप लिख देंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट करते हैं CuCl प्लस HCl या Cu2Cl2 भी ले सकते हो, तो Cu2Cl2 प्लस HCl से, और नीचे आप रिएक्शन का नाम भी लिख देंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए पूरा नहीं लिख रहा हूं, और इस तरीके से क्या होगा, यहां पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट है। इसी का सेकंड है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो सेकंड में कहा गया 2 ब्रोमोप्रोपेन
से 1 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा CH3CH, ये Br लगा हुआ है CH3, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है। इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट करेंगे तो एलिमिनेशन होगा, -HBr होगा। ये Br निकल जाएगा अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, इस तरीके से बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये prop 1ene बन जाएगी। और prop 1ene को अगर हम ट्रीट करें HBr से फिर से इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको लेना क्या है, कोई परऑक्साइड लेना है। आपने यहां पर सपोज दैट आपने यहां बेंजोइल परऑक्साइड ले लिया C6H5COO का होल ट्वाइस, ये कोई ऑर्गेनिक परऑक्साइड यहां होना चाहिए। ऐसा करने से HBr का जो एडिशन होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन होता है, और वो फ्री रेडिकल एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा तो यहां पर जो बनेगा वो होगा CH3CH2CH2Br। इस तरीके से ये 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर कंप्लीट हुआ। रब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है ग्लूकोज सोल्यूशन विच बॉइल्स एट 101.04 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है वो 101.04 डिग्री सेल्सियस दिया गया है एट 1 एटमॉस्फेयर, फुल स्टॉप लगा है। आगे कहा है What will be relative lowering of vapor pressure। मतलब आपसे पूछा है P0 माइनस P अपॉन P, ये चीज कितनी होगी। इसी को तो हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का, और नीचे फिर से किसका आएगा, सॉल्वेंट का। ये आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया विच इज इक्विमोलल। मतलब जो आपसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछी है वो पूछी है ऑफ यूरिया सोल्यूशन। यूरिया सोल्यूशन की पूछी है हैविंग सेम मोलैलिटी। मतलब मोलैलिटी कैसी है, मोलैलिटी वही है जो मोलैलिटी ग्लूकोज सोल्यूशन की है। एक मिनट, मोलैलिटी वही रखी है जो ग्लूकोज सोल्यूशन की थी। अब जो यूरिया, ये है बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये है ऑफ एक्वस ग्लूकोज, और कह रहे हैं कि ये चीज कितनी होगी ऑफ एक्वस यूरिया, जिसकी मोलैलिटी उतनी ही है जितनी ग्लूकोज सोल्यूशन की है। और साथ में आपको Kb दिया गया है, Kb ऑफ वाटर। ये चीज बेटा आपको दी गई है 0.52 यूनिट। देखो बेटा, अगर हम, ये तो क्वेश्चन की बात हो गई, हम सोल्यूशन की बात करें तो आपसे पूछा है यूरिया वाले सोल्यूशन के लिए। ये यूरिया सोल्यूशन के लिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है यूरिया सोल्यूशन के लिए, ध्यान देना क्या पूछा, आपसे पूछा है P0 माइनस P अपॉन P0 कितना होगा। ये बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है और यही आपको निकालना है। लेकिन इसमें आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल, अगर आप ये निकालना चाहते हो तो आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा यूरिया का, और मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो मोलैलिटी से। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम यूज करें और मोलैलिटी को फाइंड कर लें, जैसे हमने यहां पर क्या किया, हमने ये एक्वस ग्लूकोज लिया। एक्वस ग्लूकोज आप लोगे तो टीवी कितना दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट 101.04, और टीवी नॉट कितना होता है, ये 100 होता है। तो यहां से आप डेल्टा टीवी निकाल लें। डेल्टा टीवी कैसे निकालोगे, टीवी माइनस टीवी नॉट, ये वैल्यू निकल के आएगी 1.04। फिर आप क्या करें, यहां से फार्मूला लगाएं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, डेल्टा टीवी अपॉन केबी, दिख रहा होगा, ये मोलैलिटी हो जाएगी। डेल्टा टीवी हो गया 1.04
और Kb की वैल्यू 0.52 है, यानी ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ मोलैलिटी कितनी आ गई, यहाँ पर यूरिया वाले सोल्यूशन की मोलैलिटी 2 आ गई। मोलैलिटी 2 आ गई तो अब आपको करना क्या है, अब आपको बस इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेना है। जो आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे वही आपका आंसर होगा। कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी से, यहाँ पे आगे देखते हैं। मोलैलिटी ऑफ एक्वस यूरिया इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो देख लो, एक तरफ तो हो गई यूरिया, दूसरी तरफ क्या हो गया, वाटर। यूरिया के कितने मोल हैं, 2। वाटर कितना है, वाटर है 1000 ग्राम, यानी हम कह सकते हैं 1000/18। ये चीज क्या निकल आएगी, ये निकल आएंगे इसके मोल। और अगर अब आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो यूरिया का, तो क्या करोगे, यूरिया के मोल अपॉन टोटल मोल 1000/18 कर दोगे। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.034। तो दैट इज P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू 0.034। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। रब करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड। 19 में 2 पार्ट्स हैं। 19 के अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, कहा है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है Fe H2O, और यहां पर है ये 6 बार है H2O और ये +2 है। आपसे कहा है कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आयरन के आयन का। तो पहले तो आप देख लो, आयरन को जब आप यहां फाइंड करोगे तो आयरन +2 में आएगा। अगर हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 26 होता है, तो डॉट डॉट 3d6 4s2 आएगा। जब आयरन को आप +2 में लाओगे, +2 में लाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कितना बन जाएगा, ये 3d6 बन जाएगा। ध्यान दें, इस स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं इधर वाले को। अब ये 3d6 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जो d ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट्स में टूट चुके होंगे। 2 सेट्स में से नीचे वाला सेट जो होगा ये ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं T2G, और ये यहां की तरफ जो ये 2 होंगे इसे हम बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको भरने हैं, ये आपको भरने हैं। अब आपको पहला इलेक्ट्रॉन आपने यहां भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, फोर्थ के साथ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप फोर्थ यहां पेयर करा दो या फिर आप ऊपर ले जाओ। तो लिगेंड H2O बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, स्ट्रांग नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही ले जाएंगे। ये हो जाएगा 4th, ये 5th, ये 6th। ये आपको T2G EG ये लिख करके छोड़ देना है, या तो ये कर दें या फिर आप सीधे सीधे इतना लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में T2G में 4 कॉमा, ऐसे करके आप लिखेंगे इसमें इन दिस कॉम्प्लेक्स आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन करना है इन द कॉम्प्लेक्स। T2G में कितने हैं, T2G में 4 कॉमा, EG में कितने हैं, EG में 2। ये भी लिख करके आप छोड़ सकते हैं या ऐसे करके आप छोड़ सकते हैं। तो ये तो 19 का फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में कहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है CO Cl2 En 2 बार और आगे है नाइट्रेट।
आपने अगर IUPAC नेमिंग पढ़ी है तो पहले लिगेंड्स को नाम दे देते हैं नाम डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो लिखो या क्लोरो दोनों ही सही हैं, डाई क्लोराइडो। अब इसका नाम होता है ईएन, इथाइलिन डाईअमाइन। तो इसमें डाई वर्ड ऑलरेडी आता है तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नंबर दिखाने के लिए क्या यूज करोगे, बिस और ब्रैकेट में इथाइलिन डाई अमाइन, ये हो गया। फिर क्या आएगा, सेंट्रल मेटल, उसी के आगे लिखना है कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, 2 यहां से 1 यहां से, थर्ड, और फिर आगे यहां पर आ जाएगा नाइट्रेट। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 19 हो गया। 19 में एक इंटरनल चॉइस दी गई है। इंटरनल चॉइस में जो फर्स्ट पार्ट है, जो इसका और दिया गया है 19 का, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपसे पूछा है प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ, आपको ज्योमेट्री बतानी है किसकी, NiCN4-2। बेटा अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, तो वहां पे ये कॉम्प्लेक्स हमने कराया हुआ है। तो यहां पर जब निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो +2 आएगी। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 28 होते हैं, ... 3d 8 4s2 और p में आएंगे 0। जब निकिल को आप +2 में ले जाओगे तो क्या होगा, 3d 8, s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे, 0 होगा, p में 0 होगा। इस तरीके से दिखाया जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, और ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए 4p के। ध्यान दें, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब है क्या, यहां पर लिगेंड बहुत स्ट्रांग है, तो हम क्या कहेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। लिगेंड स्ट्रांग है इसलिए पेयरिंग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये स्थिति बनेगी 1 2 3 4 5, ये 2 2 4 2 6 2 8, ये 3d हो गया। उसके बाद ये हो गया 4s और ये रहा 4p। अब आप जरा ध्यान से देखो कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये 4 ऑर्बिटल मिल गए यहां से, d और ये s का और ये 3p के। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये d आएगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन पूरा आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये 4 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 और एक ये 4, ये तो हो गए 3d के, जिसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएंगे, और ये 4 ऑर्बिटल होंगे 1 2 3 4, ये बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले, ये तो 3d हैं, ये dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो आप यहाँ पे बताओगे कैसी होगी। यहाँ पे जगह हो नहीं पा रही है, हाँ यहाँ पे बता देते हैं। तो जो ज्योमेट्री निकल के आएगी dsp2 में वो होगी स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CuNH3 4+2। तो इसी का जो और करके है 19 का जो इंटरनल चॉइस है, उसी में जो सेकेंड पार्ट है मैं यहीं पे कर देता हूं इसको। ये कॉम्प्लेक्स बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की धज्जियां उड़ाता था। आपको मैंने ये लास्ट में कराया है, जब आप हमारा लेक्चर देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, तो उसमें शायद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 2 लेक्चर्स हैं, तो बिल्कुल लास्ट में दिया होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहां पर फेल होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहां पे फेल होती है उसमें मैंने आपको बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स फेल कराता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो कॉम्प्लेक्स दिया है कौन सा, देखिए कॉम्प्लेक्स है, कहां गया भैया, हाँ कॉम्प्लेक्स ये है, इसका सेकेंड पार्ट जो है CuNH3, यहां पर ये 4 बार और ये +2, इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है।
ध्यान दें, इस कॉम्प्लेक्स का जो फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आता है वो कुछ ऐसे होता है। ये 1 2 3, ये d के 4 ऑर्बिटल होते हैं, ये 3d, इनमें ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीच में होते हैं 4, ये होते हैं dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और लास्ट में ये एक होता है 4p का। और ये तो बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इस तरीके से, और यहां पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर जो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो उसका नंबर है 1। तो जब आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ n+2 ये बोर मैग्नेट्रॉन होता है। n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे यहां पे, जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1+2 तो 3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। ठीक है, रब करते हैं इसको, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 में कहा गया है, 20 का जो फर्स्ट 20 में ऐसा कुछ बोला गया है, फॉर ए रिएक्शन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, और ये रेट दे दिया, रेट इज इक्वल टू के ए, कुछ नहीं दी है पावर, इसका मतलब 1 मानी जाएगी, और v की पावर हाफ दी है। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपको ये बताना है ये सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है ये या एक से ज्यादा स्टेप वाली। देखो बेटा ध्यान देना, अगर सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर कैसा आता है, सेम। इसका अगर हम ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, ध्यान देना, ऑर्डर a की पावर 1 मानी जाएगी और b की पावर हाफ, तो ये ऑर्डर निकल के आ रहा है 1.5। तो रिएक्शन का ऑर्डर 1.5 आ रहा है, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में होती ही नहीं है, तो सीधी सी बात है ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं चलती है। तो आप लिखेंगे किस तरीके से आंसर, इन्होंने कहा इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात तो आप ये लिख दोगे, रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट इज इट टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप्स। ठीक है, फिर इन्होंने कहा गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, तो आप लिखेंगे इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री देन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर same and molecularity cannot be in fraction, whereas in the rate law expression order is given in fraction। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देनी है। अगर आपको याद हो तो हम जो लिखते थे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये निकल के आती थी मोल की पावर n-1, सॉरी मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1, और जिसमें भी आप टाइम लो, टाइम की पावर -1। यहां टाइम दिया है क्या, किसी में टाइम यहां नहीं दिया है, तो आप टाइम को टाइम ही रहने दो, चाहो तो मिनट ले लो, सेकंड ले लो, कुछ भी ले लो, और n यहां पर होता है ऑर्डर। तो मोल की पावर 1 - 1.5 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, लीटर की पावर n-1 यानी 1.5 -1 करोगे तो ये माइनस में आएगा इधर, और मोल की पावर जो आएगी 1 - n करोगे तो 1 में से जब आप n माइनस करोगे मतलब 1.5
तो माइनस का हाफ आएगा और यहां प्लस का हाफ आएगा और टाइम की पावर कैसी रहेगी, ये -1। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट हो गया। इसी में इंटरनल चॉइस दी गई है। इंटरनल चॉइस में कहा गया है एक रिएक्शन है, और करके देखिए, रिएक्शन दी गई P + 2Q और यहां से प्रोडक्ट्स बनाए हैं R + 2S। अगर आप हमारे लेक्चर्स देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के, तो जो ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं वहां पे। और फिर इन्होंने यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर दिया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 दिख रहा होगा, 4 एक्सपेरिमेंट नंबर हैं। यहां पर क्या किया इन्होंने, कंसंट्रेशन दी है, कंसंट्रेशन ऑफ P, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ Q और यहां पर दिया है रेट। ध्यान देना, ये है 0.10, फिर है 0.30, फिर है 0.10, फिर है 0.20। दिखा बेटा ये 0.20। कंसंट्रेशन ऑफ Q 0.10, 0.30, 0.30, 0.40 और रेट है 3 × 10⁻⁻⁴, 9 × 10⁻⁻⁴, फिर 3 × 10⁻⁻⁴, फिर है 6 × 10⁻⁻⁴। और आपसे पूछा है डिटरमाइन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। बेटा जी ध्यान दें, मतलब हमें यह बताना है कि P के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, Q के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है, जब आप 1 से 2 गए तो कंसंट्रेशन P की भी चेंज हुई, Q की भी चेंज हुई, तो आप नहीं पता लगा सकते। लेकिन 2 से 3 जाओ, 2 से 3 जाओ तो P की कंसंट्रेशन चेंज हुई, Q की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। मतलब रेट में जो भी चेंज आया होगा वो किसकी वजह से आया होगा, जब आप 2 से, यानी 2 से, ये शायद लिखने में कुछ गलती हुई, ठीक है, ठीक है, तो 3 × 10⁻⁴, 9 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴ और फिर 6। हाँ देखना बेटा, जब आप 1 से 2 गए तो P की कंसंट्रेशन चेंज हुई, Q की भी चेंज हुई, दोनों की चेंज हो रही है, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। जब 2 से 3 गए तो P की कंसंट्रेशन चेंज हुई, लेकिन Q की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम रेट लॉ एक्सप्रेशन ये मान लेंगे, R = K, P की पावर X और Q की पावर क्या है, Y। हमें X और Y ही निकालने हैं, हमें X और Y निकालने हैं। तो हम इस वाले एक्सपेरिमेंट पे हिट करेंगे 2 से 3, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 to 3, 2 से 3 जब हम गए तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Q इज कांस्टेंट, Q की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। P1 कितना है, P1 है 0.3, P2 कितना है 0.1, रेट R1 कितना है 9 × 10⁻⁻⁴, R2 कितना है 3 × 10⁻⁴। तो हम क्या करें, फार्मूला क्या हमारा बनेगा, P1/P2 = R1/R2 की पावर क्या आएगी, X आएगी। ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो P1 0.3, 0.1, R1 9 × 10⁻⁴, नीचे ये जो होती है पावर वो यहां पे होती है कंसंट्रेशंस, X नीचे क्या आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। तो कुल मिला के ये कितना निकल के आया, इसको सॉल्व करोगे तो 3 = 3 की पावर X, ये 1 माना जाएगा। तो यहां से कुल मिला के X की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
मतलब आपने ये ऑर्डर फाइंड कर लिया किसके रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में। अब हमें Q के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। अब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा लो, जहां पर P और Q दोनों चेंज हो रहे हों। जैसे आप पहला और दूसरा ही उठा लो, फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2। ध्यान दीजिएगा, P1 कितना है 0.1, P2 कितना है 0.3, Q1 0.1, Q2 कितना है 0.3, R1 3 इंटू 10 टू दी पावर -4, R2 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब आप फार्मूला क्या लगाएंगे, R2 या 2 पर ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर X इंटू Q2 अपॉन Q1 की पावर Y। इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, अब R2 कितना है 9 इंटू 10 टू दी पावर -4, R1 है 3 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये हो गया R1 इज इक्वल टू P2 0.3, 0.1 की पावर x आप पहले ही फाइंड कर चुके हो, कितना है 1, Q2 0.3, Q1 0.1 की पावर कितनी होगी 22। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है 3 ही आएगा पूरा। ये होगा 3 इंटू, ये 3 की पावर 1 हो गई, और ये कितना होगा 3 की पावर y, जिसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस y, और यहां पर 1, तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 प्लस y। यानी यहां से देखो दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बेस सेम है, तो पावर्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस y, तो y की वैल्यू फाइंड करोगे 0 आ जाएगी। तो यहां से जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट निकल के आएगा p की पावर k, p की पावर 1 और q की पावर 0। और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया, जो कि इंटरनल चॉइस का था। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। पहले इसको रब करते हैं। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में इन्होंने कहा है कार्बन 14 को लिया गया। आप सबको पता होगा कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। बोला है द कार्बन 14 कंटेंट ऑफ एन एंशिएंट पीस ऑफ वुड। लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कि बहुत पुराना है, उसमें कार्बन 14 का जो कंटेंट है वाज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री। लिविंग ट्री का मतलब जब ये जिंदा था पेड़, तो उसमें कार्बन 14 का कंटेंट कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लेते हैं कि कार्बन का कंटेंट जो शुरुआत में था A0 जिसे हम लोग बोलते हैं, वो X था जब जिंदा था पेड़। अब होता क्या है, जब पेड़ की डेथ हो जाती है तो कार्बन 14 आता तो है नहीं, इनटेक तो होता नहीं है पेड़ के अंदर, लेकिन जो कार्बन 14 था उसका डिके होता रहता है, धीरे धीरे डिके होता रहेगा, तो कार्बन 14 अब कम होता रहेगा। तो शुरुआत में जो A0 था वो कितना था X। अब जो डेथ हो गई तो कुछ सालों के बाद उसमें जो कार्बन कंटेंट है A, वो है कितना बताया 3/10, मतलब 3x/10 इतना है। अब बचा लकड़ी का टुकड़ा, जब जिंदा था तो इसमें कार्बन 14x था कंटेंट। अब क्या हुआ, जब वो कट गया, उसकी डेथ हो गई, तो कार्बन 14 का डिके होगा। अच्छा, कार्बन 14 ये x मेंटेन रहता है जब तक वो जिंदा रहता है पेड़। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से लेता रहता है कार्बन 14 को, तो वो उसका मेंटेन रहता है x। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका कार्बन 14 का क्या होगा, कार्बन 14 का डिके शुरू हो जाएगा। रेडियो एक्टिव है,
वो तो डिके करेगा ही करेगा अपना। जब डिके उसका होगा तो कार्बन 14 वहां पर घटेगा। अब इनटेक अच्छा होगा नहीं क्योंकि वो डेड हो गया पेड़, तो कार्बन 14 3x/10 रह गया। तो कह रहे हैं हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड, ये कितना पुराना है। हम ये बता सकते हैं जिस दिन उसकी डेथ हुई थी पेड़ की तब से कितना टाइम हो चुका है। अब मतलब ये हम निकाल सकते हैं। अगर जो हाफ लाइफ है, जो टी हाफ दी गई है C14 की, टी हाफ ऑफ C14, ये वैल्यू बेटा आपको दी गई है 5730 ईयर्स, और साथ में आपको ये वैल्यूज दी हैं, log 3 की वैल्यू दी है 0.4771, साथ में आपको log 7 दिया गया है, मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, ये कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया है 8540। तो ध्यान देना, आपने ये पढ़ी रखा है फ्रॉम K इक्वल टू क्या पढ़ते हैं 2.303। भाई जो कार्बन 14 यानी रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, अपॉन टी लॉग A0 नीचे आता है A। के की जगह अच्छा हम क्या रख सकते हैं, अगर हमें के नहीं दिया है तो के की जगह हम ले सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ। ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ की जो वैल्यू है वो दी हुई है 5730 इज इक्वल टू 2.303। ये टाइम ही आपको निकालना है। लॉग A0 ये अगर x हो गया तो नीचे कितना आएगा 3x अपॉन 10, यानी ये 3x होगा, 10 यहां पहुंच जाएगा, x कैंसिल होगा, बाकी तो आप सब सॉल्व भी कर लोगे। आपको t सॉल्व करना है। log 10/3 अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, log 10 माइनस log 3 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस, और जो log 3 की वैल्यू होती है वो दी है 0.4771। ये वैल्यू आप जब यहां पुट कर लेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, t सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास इसका आंसर है, जो t की वैल्यू आएगी वो 9957 ईयर्स आएगी। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। रब करते हैं, सॉल्व करते हैं 22 में कहा गया है एक रिएक्शन दी गई CH3 CH CH3 CH OH CH3, इसकी रिएक्शन कराई HBr से और यहां प्रोडक्ट बनाया। मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूं अदरवाइज आ नहीं पाएगा। CBr CH3 CH2 CH3, और कहा है कि ये रिएक्शन हो रही, इसकी मैकेनिज्म बताओ। ध्यान देना, जैसे हम लोग जब अल्कोहल से हैलोजन डेरिवेटिव बनाते हैं, HCl या HBr से ट्रीट करते हैं, तो हैलोजन उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे OH होता है, OH को हटा दिया जाता है, और इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ध्यान दें, इसमें जो Br आया है वो इस वाले कार्बन के साथ आया है, दिख रहा है। तो ये रिएक्शन बेसिकली जो होती है कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है। इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 मैकेनिज्म होती है। ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन सैंपल पेपर में क्यों दिया है पता नहीं, जो भी है मैं आपको करा देता हूं। तो मैकेनिज्म में आप एक लाइन लिखेंगे, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म। कैसे होगी मैं आपको रिएक्शन कराता हूं। CH3 CH CH3 CH, OH को हमने सामने ले लिया और ये यहां दिखा दिया CH3। सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म हो रही है तो इस पे अटैक करेगा H पॉजिटिव अटैक करेगा इस लोन पेयर पे। जब इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, ध्यान दें, CH3 ये CH स्पेस बचाने के लिए हमने ऐसा किया, CH3 CH CH3 CH CH3, और ये हो गया O, और O के साथ ये दो H अटैच हैं, और O पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये O को हैंड ओवर करके क्या होगा,
माइनस हो जाएगा यहां H2O, H2O माइनस होने के बाद ये बनेगा CH3, CH3, ये होगा CH, ये कार्बोकेटाइन बनेगा CH3, और ये स्टेप होता है यहां का स्लो स्टेप, ये है कार्बोकेटाइन, जो कि यहां का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब बेटा इसमें क्या होगा, इसमें होगी हाइड्राइड शिफ्टिंग। इस CH3 को हम इधर दिखा देते हैं, CH पॉजिटिव, और ये हमने दिखा दिया CH3। ये वाला जो H है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे ये इस कार्बन के पास शिफ्ट होता है। दैट प्रोसेस हम यहां पे ले जा रहे हैं इसको इसे इधर की तरफ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड H नेगेटिव शिफ्टिंग, जो कि 12th के सिलेबस में फिलहाल नहीं है। हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग से क्या होगा, CH3 C इस पे प्लस आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर की तरफ चला गया, ये CH3 CH CH3, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। अब Br नेगेटिव क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ये स्टेप यहां का फास्ट है, CH3 C, ये Br आ जाएगा, CH3, ये CH2 हो जाएगा क्योंकि हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई थी, CH2 CH3। इस तरीके से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपने हाइड्राइड शिफ्टिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, ये सब होते हैं, ये कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जहाँ पे कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 23। बात करेंगे 22, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, गिव द फार्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोबल गैस स्पीसीज विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विद IF6 नेगेटिव। तो पहले तो IF6 नेगेटिव से निपटते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताया है। जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 7 होते हैं यहाँ पे, और 6 फ्लोरीन में भी 7 हो गए, तो 42 और प्लस 1, 7 और 1 8 हुआ, ये 50 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तरीका मैंने आपको सिखाया है, अब यहाँ पर तरीका तो नहीं सिखा पाएंगे। ये टोटल कितने बने ऑर्बिटल्स, ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए 7। 7 का मतलब है sp3d3, 3 3 6 और 1 7। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। बॉन्ड पेयर्स यहाँ दिख रहे हैं कितने हैं, 6। तो लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस बॉन्ड पेयर्स 1। जब sp3d3 में 7 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब करना क्या है, आपको नोबल गैस का ऐसा कोई कंपाउंड लेना है जिसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो। अब नोबल गैस में कंपाउंड बनाता है जिनॉन, भाई आइसो स्ट्रक्चरल हो, मतलब 6 तो आने ही चाहिए सराउंडिंग, और ऐसा केवल एक ही कंपाउंड आपने पढ़ा है। अगर आप जिनॉन के फ्लोराइड्स की भी बात करोगे तो XeF2, XeF4, XeF6, तो XeF6 ही निकल के आता है। तो XeF6 में जब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो कितने बन जाएंगे, जिनॉन में 8 होते हैं, और ये कितने हो गए, ये हो गए 42, तो कितने बन गए, 50 बन गए। 50 में वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आएंगे निकल के, 7। 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d3, और बॉन्ड पेयर्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं, 6 सराउंडिंग एटम हैं, 6 हो गए। लोन पेयर्स का नंबर कितना होगा, 7 - 6 1। sp3d3 में जब 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है तो स्ट्रक्चर का नाम होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसी को हम बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। बेटा अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GIC करके है, उसमें आप जाकर के दूसरा लेक्चर देखें। दूसरा और तीसरा लेक्चर इसी से रिलेटेड है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। द फॉलोइंग हेलो एल्केन आर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। ठीक है, किस किस को? क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि एक तो 2-क्लोरो ब्यूटेन, ये फर्स्ट दिया है। 2-क्लोरो ब्यूटेन का मतलब हुआ CH3CCl, ये H, CH2 CH3। और सेकेंड दिया है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-क्लोरो 2 पे ही मिथाइल प्रोपेन, ये दिया है। कहा गया कि इसको एक्वस KOH से इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। बेटा जब एक्वस KOH से हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, यहां भी Cl की जगह OH आ जाएगा। कह रहे हैं विच ऑफ द अबव इज मोस्ट लाइकली टू गिव अ रैसमिक मिक्सचर। हमने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, रैसमिक मिक्सचर कहां मिलेगा? आप ध्यान से देखो, ये एक कायरल कार्बन है। जब कायरल कार्बन है तो या तो ये स्मॉल d फॉर्म होगी, मतलब डेक्स्ट्रो होगा, या लीबो होगा। और जब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे और फिर यहां पर SN1 मैकेनिज्म होगी। SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। OH नेगेटिव इधर से भी अटैक कर सकता है, उधर से भी अटैक कर सकता है। इस तरीके से क्या होगा, D और L का मिक्सचर बनेगा, दैट इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर। तो ऐसे पूरा करके आपको करना क्या है, सेकंड तो देखो हो ही नहीं सकता। सेकंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेकंड में क्या है, सेकंड में कायरल कार्बन ही नहीं है, तो उसको तो भूल जाओ। तो आप कहोगे फर्स्ट विल गिव रैसमिक मिक्सचर व्हेन इट विल बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। सेकंड कैन नॉट गिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। और कैसे, 2 नंबर का दिया है तो आप ऐसा करके दिखा सकते हैं। यहां जो बनेगा ऐसे CH3 CHOH CH2 CH3 ऐसे करके दिखा दें, प्लस ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर दें, COH इधर कर दें, H इधर कर दें, CH2 CH3। ये जो आपको मिला है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 50% D प्लस 50% L, यानी क्या बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। इतने में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है एटम्स ऑफ एलिमेंट P फॉर्म CCP लैटिस। तो P ने क्या बनाया, CCP लैटिस। हमने मान लिया इसके X एटम्स हैं। आगे कह रहे हैं एंड दोज ऑफ एलिमेंट Q ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड। तो एक तो ये बताओ ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितने बनेंगे, X ही बनेंगे अगर आपके पड़े हुए हैं। टेट्राहेड्रल बॉइड कितने बनेंगे, 2x बनेंगे। और Q कहां पे मौजूद है, Q है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स प्लस 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स एंड ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, मतलब x। तो ये निकल के आएगा 3 LCM हो जाएगा 2x, 5x/3 इतना हो जाएगा। और कह रहे हैं कि आपको यूनिट सेल का फार्मूला देना है। तो फार्मूला क्या आएगा निकल के, फार्मूला होगा P के x और Q के कितने होंगे, 5x/3। ये x और x कैंसिल होगा, 3 यहां आ जाएगा, तो P3Q5 ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इस तरीके से बेटा जी हमने सेक्शन नंबर B, सेक्शन B को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सेक्शन C और सेक्शन D जल्दी ही आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काफ़ी कुछ आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ यहाँ मिलता ही रहेगा। प्रमोट करने के लिए शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।